अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम में आज बहुत से इशूज़ डिस्कस करने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, जहां पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पार्टी की जो क़यादत है उसके ऊपर न सिर्फ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, सख्त तनकीद की है, बल्कि शदीद सख्त ज़बान का इस्तेमाल भी किया है। गद्दार का है पार्टी के चेयरमैन और दीगर लीडरान को। क्या कहा अलीमा खानम साहिबा ने, सुनिए ज़रा। अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया, हम कहाँ जाएं। अब जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। ये हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं। ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है, उसकी आंख का सवाल है। आज इमरान खान के केसेस लगे हुए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे कि आप आके इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों पे जुल्म हो रहा है। अगर लॉयर्स होंगे कि उनके ऊपर नहीं हाथ उठा सकते। आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स? हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे। इमरान खान की सेहत को जो फारग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर हैं जो इस्लामाबाद के हैं? कि ये लोग अपनी सियासी कब्रें इनकी खुद रही हैं। क्यों खुद रही हैं? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि हमारे भाई की आंख जाया हो रही है। आपका ख्याल है कि अब अगर उसकी आंख के साथ ये पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे? हम अब जाके धक्के खा रहे हैं अडयाला के बाहर। हम बहनें आके बैठ सकती हैं, हम कोई टिकट होल्डर्स नहीं है। हम जेलों के बाहर बैठते हैं, हम अपने खर्चे पे आते हैं। हम इतने सालों से अपने खर्चे पे, हलाल के खर्चे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हम अगर दिल से कर सकते हैं तो बाकी सारे जिनके पास ओहदे हैं वो भी आके बैठ सकते हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे इमरान खान पे। और जैसे मैंने कहा, इमरान खान भी कह चुके हैं अगर नहीं बोझ उठा सकते साइड पे हो जाएं। केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली और इक़दामात और सेहत से मुतल्लिक बहुत से सवालात उठाए, और सेहत पर तो फ़ैसला करने का इख्तियार भी ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि अब वो पार्टी से वापस लेती हैं, सिर्फ ये इमरान खान की बहनों का इख्तियार होगा। बहुत से जो सवालात उठाए हैं, इसके बाद हमारे जहनों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और किस तरह से आगे मामला चलेंगे उससे मुतल्लिक सवालात पैदा हो गए हैं। इख्तलाफात की खबरें तो पहले ही थीं, लेकिन जिस तरह से सख्त ज़बान इस्तेमाल की और खुलकर सामने आई और गद्दार कहा, उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। बैरिस्टर गौहर साहब से आज सवाल हुआ इसी से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं अलीमा खानम साहिबा ने। एक पॉइंट पे ये भी कहा गया कि जो कॉल्स कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठकर, दूसरा बंदा कौन था अलीमा खानम की जानिब से, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कॉन्फ्रेंस कॉल पर सुहेल आफरीदी साहब CM खैबर पख्तूनख्वा उनके साथ थे। ये सब मामला डिस्कस करते हैं। पार्टी में आगे रहनुमाई या फिर जो लीडरशिप है वो किस तरह से चलेगी, या किसके अहकामात माने जाएंगे, या फिर ये इख्तलाफात के बाद फ़ैसला साजी का इख्तियार किसका होगा, इसको ज़रा अब समझने की कोशिश करते हैं। जमा खातिर ये भी कि अब से कुछ देर पहले पता चला है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने फ़ैसला किया है कि हुकूमत की जो पेशकश थी इंगेजमेंट की, मुज़ाकरात की या बातचीत की, उसके ऊपर रेसिप्रोकेट किया जाएगा, यानी हुकूमत के साथ बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल है। तो जी, अलीमा खान और पार्टी क़यादत के दरमियान जो खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं, इसके बाद फ़ैसला साजी कौन करेगा ये जानते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अलीमा खानम साहिबा ने पहली दफ़ा नहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो आज कर रही हैं, लेकिन कभी इस तरह से खुलकर चेयरमैन को गद्दार या पार्टी अरकान के लिए गद्दार के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे, ये नहीं कहा कि वो खान साहब के बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये मुख्तलिफ है? और क्या आप समझते हैं कि अलीमा खानम साहिबा की ये जो हिकमत अमली कहें, उसको इक़दाम कहें, इसको पजीराई हासिल होगी? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना देखें, एक ऐसा वक्त है जिसमें बहनों का भाई जो है वो जेल में है, किसी की मुलाकात की इजाजत नहीं है, जाती मौलिज को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उनके जज्बात तो बड़े जेन्युइन है और उनका मुतालबा भी बिल्कुल जेन्युइन है कि जब उनके भाई की तबीयत खराब है, उनको 2 मरतबा अस्पताल लेके जाया गया है, तो उनको मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। फैमिली का जो है वो पहला हक बनता है कि उनसे मुलाकात करें, तो उनका मुतालबा बिल्कुल जायज है। और क्योंकि ये मुलाकात नहीं हो रही, जाती मुआलिजीन को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो एक फ्रस्ट्रेशन है जो मेरे ख्याल से अलीमा साहबा की कल तकारीर में सामने आई है। आइडियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टी को अगर आप इस तरीके से चौराहे पे खड़े कर देंगे
तो पार्टी में जो फ्रेगमेंटेशन है वो मजीद ज्यादा बढ़ेगी और इसके असरात भी आना शुरू हो गए। और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। पहले जो है दबे अल्फाजों में बातचीत होती थी या फिर अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन कर रहे हैं तो इस तरह के मामला सामने आते थे, लेकिन अब खुल के उन्होंने पार्टी की जो मेन लीडरशिप है उस पर उन्होंने एक तनकीद भी की है और शक का इजहार भी किया है। कल आपने सुना होगा, इसका एक सबूत हमने देखा कि एक प्रोग्राम में शेख वकास आए हुए थे जो पार्टी के इस वक्त तर्जुमान है। वो कहते हैं कि जब पार्टी को आप और पार्टी के रहनुमाओं को इस कदर आप एक तरीके से बेइज्जत कर देंगे और एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, उनको गद्दार डिक्लेयर करेंगे और फिर उन्हीं से आप ये तवक्को लगाएं कि आप लोग भी निकालें, आप बंदों को निकालें, तो वो कैसे हो सकता है? जब फैमिली एतबार नहीं करेगी लीडरशिप पे तो लोग उनकी बात का कैसे एतबार करेंगे और कैसे वो सामने आएंगे? तो ये मेरे ख्याल से एक जेन्युइन क्राइसिस है। और आपका जो बुनियादी सवाल है कि आगे फैसला साजी कौन करेगा, मेरे ख्याल से इसी किस्म का कियोस रहेगा जो इस वक्त है। और वो कियोस क्या है कि अलीमा खान साहबा समझती हैं, जैसे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कल, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको टिकट दिया गया उसमें से लॉयर्स थे बहुत ज्यादा, ताकि वो केस लड़ सके इमरान खान का। और एक प्रोटेक्शन होती है कि एक आम सियासी रहनुमा को उस दौर में, यानी कि इलेक्शन के आसपास अगर आप देखें, अरेस्ट करना बजाय आसान लगता था। लॉयर को ऐसा लगता था कि अरेस्ट करेंगे तो शायद पूरी लॉयर फिटर्निटी जो है वो खड़ी हो जाएगी उसके लिए, इसीलिए उनको टिकट दिए गए। लेकिन अब वो समझती है कि उस तरीके से ना वो अडियाला जेल के बाहर आते हैं ना अदालत में जो है वो कार्रवाई कर रहे होते हैं। ऑल्दो आपको पता है, इंटरेस्टिंगली जब ये कल बात कर रही थी तो उसी वक्त लतीफ खोसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जेल से मुंतकिल करके अस्पताल भेजा जाए। तो उनका तो शक है कि पार्टी के लोग जो है वो या तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं या वो लॉयल ही नहीं है और वो कहीं और से उनके ताने बाने मिले हुए, यानी कि ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रही होंगी, जैसे पहले अली अमीन गंडापुर या इससे पहले शेख अफजल मरवत और कई लोगों के हवाले से किया जाता रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ पार्टी ये समझती है कि कई अहम मौकों पर अलीमा खान साहबा ने एक स्पॉइलर का रोल प्ले किया है। कुछ इसकी आकर अब पब्लिकली वजाहत कर रहे हैं, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इंटरव्यूज में किया है, शेर अफजल मरवत साहब भी करते रहते हैं। खैर वो तो चले, पार्टी ने उनको कह दिया कि हम आप नहीं समझते कि आप पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन ये आके अब इज़हार कर रहे हैं पब्लिकली, कुछ दबे अल्फाजों में या फिर ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कभी भी क्रूशल चांस होता है मुज़ाकरात का या इमरान खान की कोई रिहाई या उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने का इम्कान होता है तो अलीमा खान साहबा या उनकी बहनें स्पॉइलर प्ले करती है। अच्छा, उसमें से कई लोग हैं जो उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहे होते, उनकी इंटेंशन पे शक नहीं कर रहे होते। वो समझते हैं कि उनकी जो हिकमत अमली है वो काउंटर प्रोडक्टिव है और उससे इमरान खान के लिए आसानियां नहीं पैदा हो रही है, मुश्किलात उनकी उल्टा बढ़ रही है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और मुझसे भी अगर आप राय लें तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ये कहता है कि वो कहीं से कनेक्टेड है तो ये इतना ऐसा होगा, क्योंकि मैं तो इस तरीके से देखता हूं, अगर वो कहीं से कनेक्टेड होती तो उनकी मुलाकातें हो रही होती, जिन पे टोटल एक पाबंदी हो कि यू आर बार्ड, आप मुलाकात नहीं कर सकते, तो उसका मतलब वो कनेक्टेड तो कहीं से नहीं है। तो हो सकता है कि वो एक अच्छे इंटेंशन से कर रही हो, लेकिन उनकी हिकमत अमली जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही होती है, और ये मेरे ख्याल से पार्टी में बहुत सारे लोग फील भी कर रहे हैं इसमें। लेकिन एक पूरा अगर तजिया आप करेंगे इस पूरे सिचुएशन का, कि जो इलेक्शन से पहले आपने देखा कई पीटीआई, इनफैक्ट 9 मई के बाद कई जो पार्टी के रहनुमाओं को, पीटीआई के रहनुमा जेल गए, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर नए लोगों को टिकट दी गई। तो उस वक्त भी जो रहनुमा छोड़ के गए, पार्टी को इतना बुरा असर नहीं पड़ा, एटलीस्ट इलेक्टोरल्स में हम नहीं देखा। पीटीआई जो है, अगर आप रिगिंग का साइड भी करें तो लार्जेस्ट पार्टी थी 2024 के इलेक्शन में, फरवरी 2024 के इलेक्शन में। लेकिन उसके बाद से मेरे ख्याल से जो हिकमत अमली एक अडॉप्ट की गई है, जिसमें खासतौर पे अभी रिसेंट मंथ्स में इमरान खान का इनकम्युनिकाडो होना, इस तरीके से उनको रखना कि कोई उनसे बातचीत ना कर सके, सही है। ये स्ट्रैटेजी काम तो कर रही है, ये फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर रही है पार्टी में। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतने सारे ग्रुप्स, इतनी सारी आराएं हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अलीमा खान साहबा और फैमिली और पार्टी आमने सामने, पार्टी के विदिन भी आप देखेंगे काफी सारे इस वक्त फ्रेगमेंटेशन है। मिसाल के तौर पे अभी सोहेल आफरीदी साहब ने कहा रिहाई फोर्स हम बनाएंगे, लेकिन उस पर आपने देखा कि पार्टी की जो क़यादत है वो पहले उन्होंने कहा कि आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, कोई कह रहा है नाम तब्दील करें, कोई कह रहा है इसके मकासद क्या होंगे, यानी कि एक आदम एतमाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी कहते हैं कि नहीं, मुझे इमरान खान ने टास्क दिया जब मोबिलाइजेशन का, तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तो ये एक क्रेडिट जाता है जिसकी भी सोच थी, हुकूमत की कह लें, रियासती इदारों की कह लें, जो फ्रेगमेंटेशन इस वक्त की गई है पैदा, उसमें वो कामयाब हुए हैं। पार्टी को कमजोर किया है इसने, क्योंकि पार्टी में यकसुई नहीं नजर आती है। और मेरे ख्याल से उसका एक वाहिद, इसका जो सबसे इफेक्टिव टूल इस्तेमाल किया गया वो यही है कि इमरान खान की कम्युनिकेशन आप बंद कर दें। कम्युनिकेशन जब बंद होगी तो ऑब्वियसली फिर क्या सराइयां भी होंगी, फिर गलत खबरें भी फैलेंगी और शक का इज़हार भी होगा। इस वक्त और सवाल भी है ना, यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या अलीमा खानम जो इल्जामात लगा रही हैं, क्या वो सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो अपनी रिजर्वेशंस प्रोजेक्ट कर रही हैं पार्टी के ऊपर, पार्टी जेन्युइनली कोशिश कर रही है, या फिर वाकई में पार्टी के अंदर कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं
जिसको वो भांप रही हैं या उन तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं, इसलिए वो खुद से ये एक्टिव रोल ले रही हैं जिस तरह से वो मुतहरिक नजर आ रही हैं पार्टी के मामलात में भी? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें, बारी बारी बात कर लेते हैं। एक तो लीगल जो मुख्तसर एफर्ट्स करनी थी, आप जी, मैं थोड़ा सा इस पर टाइम ले लूंगा। सलमान अकरम राजा जब से ज्यादा इन हुए या अलीमा खान साहबा के करीब या सेक्रेटरी जनरल बने, तो जो बाकी लॉयर्स की मैं बात बता रहा हूं, मेरा तज्ज़ा नहीं है, बाकी लॉयर्स ये समझते हैं, जिसमें कई लॉयर्स आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, बट फैसल चौधरी भी आए, अभी अली बुखारी का नाम लिया, अली जफर का नाम लिया, कई ऐसे लॉयर्स आए ना, आए और गए। तो इनमें से बाज ऐसे लॉयर्स हैं जो बताते हैं कि देखिए, जब से सलमान अकरम राजा करीब हुए, तब से जो है बाकी लॉयर्स साइडलाइन हो गए, क्योंकि उन्होंने साइडलाइन कर दिया, ये उनका शिकवा है। तो अगर अब उन्होंने साइडलाइन किया है, तो वो उनके साथ बैठे हुए हैं सलमान अकरम राजा साहब, तो वही लीड करें फिर तमाम केसेस को, तो शिकवा किस बात का बनता है? दूसरा, पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अहम मौकों पे नहीं निकले बाहर, ये फैक्ट है। 26 नवंबर का इतना बड़ा एहतजाज था, ऐसा नहीं है कि सब लीडर्स निकले। कुछ लीडर्स जो है अपनी गाड़ी में जो है घूम रहे थे अकेले और सैर कर रहे थे लाहौर की, देख रहे थे कि क्या मनाजर है, तो वो लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हुए। अब उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, और इस वक्त तो अब लोग भी नहीं निकलना चाहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली 26 नवंबर को जो हुआ, और पार्टी में जब आप इतनी डिस्ट्रप्शन देखेंगे, इतनी एक डिवीजन देखेंगे, तो लोग भी मोटिवेट नहीं होते। हम बड़ी दफा बात भी कर चुके हैं कि बार बार कॉल मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी। महमल की तरफ ये चीज़ लेके जाना चाहते हैं। महमल, अब हमने माजी में देखा कि जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं किसी भी पार्टी के ऊपर, चाहे वो पीपल्स पार्टी या नून लीग को, हमने देखा कहीं ना कहीं फैमिली का रोल बड़ा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं कि फैमिली को बिल्कुल अलग रखा गया, फैमिली खुद से इन्वॉल्व हुई, और अलीमा खानम जिस तरह से आगे आ रही हैं, क्या आपको लगता है ये सेहत के मामला तक महदूद रहेगा, या उससे आगे बढ़कर कोई चीज़ होगी, सियासत में भी मुतहरिक होंगी और उनको उस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब जो है ना वो ऑल अलोन है पीटीआई, यानी कि ये तो पीटीआई के अपने लोग भी ये बात कहते हैं कि अगर खान साहब नहीं होंगे तो फिर तो शायद पार्टी भी पता नहीं रहती है कि नहीं, और उसके अगर टुकड़े हो रहे हैं, इस तरह की जो बात की जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कोई टेक ओवर या इस तरह की चीज़, और ख़ासतौर पर जब तक खान साहब हैं ये चीज़ नहीं हो सकती, और इसकी अगर कोई कोशिश या ऐसी भी कोई चीज़ नज़र आए तो वो भी कोई कामयाब नहीं होगी। जहाँ तक जो बात है, जो ओवरऑल आपका सवाल भी है, और इस वक्त जो पार्टी के अंदर डिविजन्स हमें नज़र आ रही हैं, देखें पहली चीज़ जो सबसे अहम है वो तो ये है कि खान साहब की सेहत नहीं ठीक, और उसके लिए वाकई ही फैमिली को और उनके पर्सनल फिजिशियंस को जो है वो एक्सेस देनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी उनका हक है कि उनके वकील, उनके मुआलिज और उनकी फैमिली को जो है वो उनसे रेगुलर मीटिंग्स करवाई जाएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अब कुछ महीनों से बंद हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अलीना, साथ साथ ये हो रहा है कि जैसे हमने एक तो ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अलीमा खान साहब, इसके ऊपर जो है मोहम्मद मालिक साहब ने भी एक सवाल उठाया शेख वकास से कि अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बुशरा बीबी कैंप और अलीमा खान कैंप जो है वो आमने सामने आ गए हैं। तो ये क्या सराइयाँ तो बिल्कुल हो रही हैं, और ये पार्टी के अंदर भी हो रही हैं और पार्टी से बाहर भी हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें। और फिर जिस तरह के उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए उसके जो अलीमा खान साहबा ने बैरिस्टर गौहर और बाकी सबके ऊपर, और खाली उनके ऊपर नहीं तनकीद की है अलीना, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल का जिक्र किया उसके अंदर महमूद खान अचकजई साहब का भी नाम है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि जो अपोजिशन अलायंस के लोग हैं वो इस बात से खुश नहीं है, वो बेसिकली ये चीज कह रहे हैं कि हम जो हैं कोशिशें भी कर रहे हैं, काविशें भी कर रहे हैं, हालांकि हम तो पीटीआई के भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की आइन और आइन की बालादस्ती हो, और फिर हमारे ऊपर भी इस तरह की तनकीद और इस तरह की चीजें, ये जो पीटीआई के अंदर एक रविश है, और ये पीटीआई के अंदर के लोगों और बाहर के लोगों, वो दोनों के लिए कि उनका सोशल मीडिया भी एक्टिव मुतहरिक हो जाता है, अटैक्स जिस तरह से करते हैं, और उनके अपनी लीडरशिप भी इस तरह की चीज़ें करती है। जिस तरह जो अलीमा खान साहब है, बेशक वो लीडर नहीं है, लेकिन यह है कि वो इमरान खान साहब की बहन है, तो उनकी बात में एक वजन होता है, तो उन्होंने जो इस तरह से नाम लिया। अच्छा, अब रिया देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जो बात ये कर रही हैं 18 दफ़ा जो है मैंने हाई कोर्ट जा चुके हैं, 14 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 20 दफ़ा अडयाला जा चुके हैं, करोड़ों का नुकसान कर आ चुके हैं, और उनको इतनी ऑफर्स आती फिर भी नहीं। अच्छा, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताया था लीना, ये प्राइवेटली भी पीटीआई वाले कहते थे, खासतौर पे जब इमरान खान साहब की वो ट्वीट आई थी ना एनडीयू वाली, जिसके अंदर उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक अपने पार्टी के लोगों का था, वो पार्टी के लोग जो कि पार्टी से इजाजत लेकर गए थे वो अटेंड करने, तो वो उन लोगों ने भी ये बात की, और भी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हम लोगों की जायदादें यानी कि जो है, यानी कि उनको नुकसान, हमारे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा है, हमें पर्सनली हमारी फैमिलीज को नुकसान पहुंचा है, और हमने बड़ी कुर्बानियां दी, क्या हम हर पॉइंट के ऊपर अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे? किस तरह की ये पार्टी हमसे क्या चाहती है कि हम किस तरीके से अपनी लॉयल्टी जो है वो बार बार प्रूव करें? तो ये जो चीजें हैं आई थिंक ये डैमेज करती हैं। जिस तरह अभी शहजाद भी बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल
अलीमा खान साहबा की और बाकी बहनों की जो है उनकी नीयत पे तो कोई शक हो ही नहीं सकता। वो खलूसे दिल से अपने भाई के लिए परेशान है, वो भाई की ही सेहत के लिए चीज़ें कर रही हैं। अभी नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी एक जो रिपोर्ट की बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने कहा कि खान साहब चाहते, मतलब एलिजिडली, जाहिर बात है वो तो जराये के जरिए जिस तरह जो खबर है कि वो चाहते हैं कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को जो है वो उनको रसाई दी जाए और उसके लिए जो है उनकी पार्टी पिटिशन भी करे और वो कोर्ट्स में जाए ताकि वो हो। फैमिली के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि देखिए अलीना, बात यह है कि खाली जाती वालजीन नहीं, फैमिली को भी रसाई देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। और ठीक है उनके पार्टी के लोग समझते होंगे कि जी बस अभी फिलहाल सिर्फ फिजिशियंस को भेज दें और या जो भी हुकूमत से हम पीछे बैठकर इस तरह को बातचीत करके कोई हम डील कर ले कि अगर वो फैमिली से नहीं मिला जाता, क्योंकि फैमिली के ऊपर यहाँ पर हम कई दफा बात कर चुके कि गुस्सा है। ये अभी जो शहजाद भी बात कर रहे थे कि अलीमा खान साहबा पे तो बिल्कुल है कि जी वो मुलाकात नहीं होगी। उस डॉक्टर उज़मा के साथ भी यही हुआ दिसंबर की मुलाकात के बाद के, क्योंकि जी के उन डील करके गई थी और फिर उन्होंने आके जो सियासत में हमें पता है ना, कुछ पेचीदगियां होती हैं, हर चीज ब्लंटली नहीं कह दी जाती। तो कभी डिप्लोमेसी से, कभी ऑन द फेस ऑफ इट बात होती है। वो सारी बातें ऐसा लग रहा है कि जो लेकिन ये बताए ना महमल, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा जरूर महमल कि ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, इसकी आप क्या वजह समझ रही हैं? क्योंकि बार बार पार्टी तो ये कह रही है कि हम हर चीज़ के ऊपर अलीमा खानम और फैमिली को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, लेकिन अलीमा खानम साहिबा बार बार डिनाई कर देती हैं उस चीज़ से। देखिए लीना, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ तो है कि वो सेहत की वजह से वो वाकई परेशान है। उन्हें लगता है कि क्योंकि बहुत सारे इस पर होता है कि जी बहुत सारे लोग या कॉम्प्रोमाइज हैं या प्रेशर होता है या वो प्रैग्मेटिक हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस वक्त शायद प्रैग्मेटिज्म से ज़्यादा जो है एक्चुअली प्रेशर ये होना चाहिए कि हम लोगों को उन तक रसाई दी जाए और हमें, और जो उनकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है, ठीक है। तो वो उनको लग रहा है कि जो पार्टी वाले लोग जिस तरह बात करें शायद वो इतने कंसर्न्ड नहीं हैं जितनी हम बहनें हैं। ये बात ठीक भी हो सकती है। जाहिर बात एक फैमिली को लगता है कि हमारे जो व्यूज होंगे या हमारी जो रिलेशनशिप है, जाहिर बात है वो लीडरशिप की उस तरीके की नहीं होगी। तो इसलिए उनकी ये वैलिड कंसर्न है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं करती। जो चीज़ें, जो डिविजन आ रही है ना अलीना, वो लीगल और उन केसेस के ऊपर बहुत सारी जो है वो तनकीद सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर भी होती है। अभी शहजाद ने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से वो जो वो क्योंकि अलीमा साहबा के क्लोज भी हैं, फिर डिसीजन मेकिंग भी जाहिर बात है उनकी पोजीशन भी है पार्टी के अंदर, वो भी हमें चीज़ें नजर आती हैं। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी और बाकी सारा भी पीटीआई की बहुत सारी खबरें भी बाहर आती है कि कैसे जो है उनके डिविजन इन फाइटिंग हो रही है। मेरे ख्याल में लीना, इस सब का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पार्टी की स्ट्रैटेजी अगर नहीं है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि हुकूमत को अब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये न्यू नॉर्मल बन गया कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली या किसी और की मुलाकात नहीं करानी। ये नहीं होना चाहिए था। ये न्यू नॉर्मल हुकूमत के लिए इसलिए बना है क्योंकि पार्टी का ना स्ट्रेटजी है, ना कोई प्रेशर है, ना स्ट्रीट पावर का प्रेशर है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पार्टी की स्ट्रेटजी इज टू ब्लेम इन दिस। को ऑपोजिशन के साथ मिलकर यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। यहाँ पर जिम्मेदारी तरीके से मामला आगे बढ़े। स्ट्रेटजी की है, नॉट द फैमिली। देखिए एलिना, मेन जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ऊपर है। अच्छा। मैंने कहा लेकिन गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीटीआई वो प्रेशर नहीं कर पा रही ना, तो उसकी वजह से अब हुकूमत ने न्यू नॉर्मल बना लिया जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, पार्टी भी तो इख्तलाफ आता है ना, पार्टी किसी तरह से फैमिली को मुतमईन नहीं कर पा रही। फैमिली अपनी रिजर्वेशंस आकर वो कहते हैं डर्टी लॉन्ड्री खुले में धो रही है अपनी। फिर उसके बाद हमने लेकिन ये चीज़ें पहले भी देखी हैं, अब हम उसकी बड़ी हाइपरलेटिव फॉर्म इस्लाम तहरीक इंसाफ के अंदर। बट ये बहुत सारे सवालात हैं अभी भी हमारे जहनों के अंदर। इस सबको एड्रेस करते एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं फिर मज़हर अब्बास साहब और मोहम्मद अली साहब का तज्जिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की बहनें और पार्टी क़यादत, सियासी पार्टी क़यादत सामने एक दूसरे के खुल कर आ गई हैं। अलीमा खान ने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, तारीख़ में हमने बहुत सारी पार्टीज़ का उतार चढ़ाव देखा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर वाले और सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं या सीनियर क़यादत है वो इस तरह से आमने सामने और इतनी शिद्दत से आमने सामने हो? और दूसरा ये भी कहिएगा, अलीमा खानम साहिबा जिस तरह से तक मुतहरिक हैं, खान साहब के होते हुए भी और उसके बाद जब पाबंद सलासल थे तब भी बड़ी दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ रोल्स अदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खान साहब ने उस तरह से उनको सियासत में शामिल नहीं किया। क्या आप समझते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर देखें तो खान साहब का वो फ़ैसला सही था, या आप समझते हैं कि कुछ सियासी हक़ाइक़ हैं हमारे मुल्क के जिनको देखते हुए आगे आना चाहिए था अलीमा खानम साहिबा को? देखिए, एक तो चीज़ ये कि ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर या उनकी फ़ैमिली के अंदर, नेचुरली वो एक फ्रस्ट्रेशन है।
और फ्रस्ट्रेशन ये है कि कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, कोई ना मूवमेंट डेवलप हो पा रही है, ना एक आप कोई स्ट्रीट पावर बना पा रहे हैं। तो उस लिहाज से वो जो फैमिली की फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है अपेरेंटली फैमिली उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट है। अलीमा ख़ान ज़ाहिर है उनकी एक अहमियत है, बहन है, उनकी दूसरी बहनें भी हैं, लेकिन अलीमा ख़ान ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोलती हैं, इसलिए उनकी अहमियत ज़्यादा बनती है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि अब बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा या जिन लोगों पे वो तनकीद कर रही हैं, तो वो असखुद तो चेयरमैन नहीं बने हैं, वो असखुद तो सेक्रेटरी जनरल नहीं बने हैं, वो बनाया तो इमरान खान साहब ने उनको है, और जब वो जेल में थे उधर ही से बनाया है उन्होंने, तो वो तब्दील कर दें उनको अगर वो समझती हैं। क्योंकि गद्दारी का लफ्ज़ पार्टी के अहम ओहदेदारों पे लगाने का मतलब ये है। तो मेरा तो ख्याल है कि फिर ये वो ठीक है, ये तो बैरिस्टर गौहर और वो जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है वो मैं उनको दाद देता हूँ, वरना तो ये भी होता कि वो चुप हो जाते, खामोश हो जाते, कहते आप चला लें तहरीक उसमें। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने यही कहा कि भाई उनका नेचुरल है, ज़ाहिर है भाई है, भाई से मुलाकात नहीं होने जा रही, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है। क्योंकि फैमिली से ना मिलाना फैमिली से ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जब उनकी आँख का मसला है, और उनको 2 मरतबा पिम्स लाने का मतलब भी यही है कि उनकी आँख का मसला संजीदा है उसमें। तो फैमिली को आप मिलवा दें, अलीमा खान उनकी बहनें जाके मिल लेंगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो एक तो हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की जो रविश है वो बिल्कुल एक आमराना अंदाज़ है उसमें। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिसऑर्गेनाइज है। आपने पहला सवाल ये किया था कि क्या पहले मिसालें मिलती हैं। बेनज़ीर भुट्टो और बेगम भुट्टो जब 78 में भुट्टो साहब को फांसी नहीं हुई थी, तो उस वक्त वो बाहर निकली, फिर क़द्दाफ़ी स्टेडियम में बेगम भुट्टो का सर फटा। उसके बाद उस वक्त जो पीपल्स पार्टी का वर्कर था उसके अंदर भी, इनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन हुई उसमें। और फिर जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई, उसके बाद हमने एक फ़ेज़ देखा, उससे पहले भी कुछ नज़र आया था, लेकिन उसके बाद ज़्यादा देखा हमने कि बेनज़ीर भुट्टो ने डोमिनेट करना शुरू किया, जिसको अपेरेंटली बेगम भुट्टो ने पसंद नहीं किया था। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि बेगम भुट्टो को उन्होंने, वो चेयरपर्सन थी, उनको लाइफ चेयरपर्सन बना के उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। और फिर एक ऐसा वक्त भी बाद में आया कि बेगम भुट्टो पब्लिकली, जब मुर्तज़ा भुट्टो ख़ास तौर पे वापस आए, तो पब्लिकली शी साइडेड विद मुर्तज़ा, और उसके लिए उन्होंने कैंपेन भी की, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी कैंपेन की। तो फिर वो बिल्कुल एक माँ का रोल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और ज़ाहिर है, बट इफ़ आई मे मज़े साहब, आई नो आप किस तरह से इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो फैमिली के अंदर, मतलब फैमिली के सामने आ गई ना, यहाँ पर तो फैमिली पार्टी के सामने आ गई। तो एक तरह से जो गैर मौरूसी सियासी मॉडल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ होती है। जब हम अक्सर इस तनाजुर में मैं ज़रा पूछना चाह रही हूँ, हम अक्सर ये कहते हैं, मतलब अब फैमिली जब हम फ़र्ज़ करें शरीफ्स कर ले लें, तो शरीफ्स तो नहीं आना चाहते थे पॉलिटिक्स में, यानी शरीफ्स ने कोई पॉलिटिक्स को इवॉल्व थोड़ी किया था, उनको तो लाया गया था। अच्छा, शरीफ्स को तो इम्पोज किया गया था। जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल्लाह और पीपल्स पार्टी में स्टेप्ड अप। एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब स्टेप्ड अप, तो कहीं ना कहीं वो जो चेन ऑफ कमांड थी ना, वो वाज़ेह इसलिए होती थी क्योंकि फैमिली का कहीं ना कहीं मेंबर होता था। लेकिन ये उसके बाद की थी। देखिए, ये उसके बाद की सूरत हाल है। पहले तो मियाँ शरीफ ले लें आप, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो बिल्कुल दूसरी बात है। मियाँ शरीफ ने पहली मुलाकात में इनकार कर दिया था कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको लाया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी को काउंटर करना था। यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ से पीपल्स पार्टी को बहुत उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, तकसीम नहीं टूट पाए उन्होंने। तो फैमिली के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुई, और उसमें ज़ाहिर है बेगम भुट्टो एज सच उस तरीके से पॉलिटिकल उनके अंदर वो नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो ज़्यादा प्रोएक्टिव थी, बेनज़ीर भुट्टो ज़्यादा एग्रेसिव थी।
यंग थी, एक Again, स्टेज sir, आई थी कि आपका point चेयरपर्सन और उसमें आपकी एग्जाम्पल अपनी जगह पे बिल्कुल रेलिवेंट है। मैं ये समझना चाह रही थी कि वो तो फैमिली के अंदर ही फैमिली की इख्तलाफ हुआ ना, यानी बेनज़ीर बेगम भुट्टो के सामने आके खड़ी हो गई या मुर्तज़ा के सामने आके खड़ी हो गई। यहाँ पर तो जो फैमिली है वो सियासी क़यादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, अदम एतमाद से भी बल्कि अब आगे बात बढ़ गई है। नई पार्टी बन गई थी ना, मोहम्मद अली साहब मुर्तज़ा भुट्टो ने तो पार्टी बना ली थी ना, मुर्तज़ा भुट्टो ने एक नया ग्रुप बना लिया था, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम कह रहे थे मोहम्मद अली साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा मामला समझना, खासकर पाकिस्तान में जो गैर मौरूसी सियासी मॉडल है उसके लिए टेस्ट केस समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट थोड़ा सा ये समझाइएगा इस मैटर के अंदर, मज़े साहब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि अलीमा खान साहिबा ने ज़्यादती की है, पार्टी के बारे में इस तरह के अल्फाज उनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गैर मोहतात हुआ गया फैमिली की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं इनफरादी सतह पे मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता इस पे। मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि ये हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें एक अफसोसनाक हकीकत ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल और पॉलिटिकल को आप अलग नहीं करते हैं, और ये हमारा सियासी मिजाज भी है और सियासी तारीख और सियासी कल्चर भी है। और बहरहाल आप देखें कि 4-5 पावर सेंटर्स हैं पार्टी के अंदर। बानी खुद हैं, फिर उनकी फैमिली है, फिर वकला बरादरी है, फिर उनके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं पार्लिमान के अंदर और केपी के असेंबली के अंदर, और फिर उनकी जो फैन फॉलोइंग और जो उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। तो इनकी तरजीहात, इनकी सोच, इनके मिजाज में बड़ा तनव्वु पाया जाता है। लेकिन और जो कि कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका नुकसान पार्टी को ये हो रहा है कि पार्टी का जो मौकिफ है, हिकमत अमली है या लाहे अमल है, उसमें कोई वाज़े क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आती। एक जानिब आपके वजीर आला हैं जो कि हॉस्टाइल और कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच रखते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बानी पार्टी जो हैं उनका एतमाद और मौजूदा पोजीशन वो इसी सूरत में बरकरार रख सकते हैं कि वो मुसलसल वसीम अकरम प्लस की तरह वो बाउंसर कराएं और मरकज को प्रेशर में रखें, तभी वो अपनी मौजूदा सीट बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि उनका ख्याल है कि जो साबिक वजीर आला थे वो बानी की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। दूसरी जानिब जो लोग जो इलेक्टेबल्स हैं पार्टी के अंदर, ऑब्वियसली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के हवाले से भी परेशान है कि क्योंकि उनको एक बैलेंस स्ट्राइक करने में मुश्किल हो रही है कि जनाब पार्टी की जो लीडरशिप है वो उनसे जो तवक्को रखती है कि वो मुसलसल एक मरकज पे दबाव के लिए इस्तेमाल हों, और दूसरी जानिब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गवर्नेंस करें, वहां पे काम करें और लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरें, उनके मसाइल हल करें इसमें, और जिसके लिए उनके लिए ऑब्वियसली उनको एक स्मूथ रिलेशनशिप मरकज के साथ चाहिए ताकि वसाइल और मामलात और मसाइल को हल किया जाए। तो ये बैलेंसिंग एक्ट मैं समझता हूं उनके इलेक्टेबल्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं ये जो फ्रस्ट्रेशन का इजहार बानी की हमशीरा ने किया है वो किसी हद तक हक बजानिब भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर एक कानूनी एतबार से, एक उनको सियासी एतबार से वो अपना रिलीफ चाह रहे हैं, उनको पार्टी दिलाना नहीं चाह रही, या कानूनी एतबार से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, या उनकी पर्सनल जो फैमिली है वो क्या चाहती है, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। और मैं समझता हूं कि पार्टी का जो मौकिफ है उसमें भी बहुत तनव्वु है। एक जानिब वो मरकज को दबाव में रखना चाहते हैं, फोर्स बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी मामलात पे ताउन नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब आप देखें तो वो जो बैरिस्टर साहब हैं वो चाहते हैं कि वफामत हो, मामलात को हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ पार्टी में इंतशार बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से वो अपने मौकिफ को क्लैरिफाई करने और अपने लाहे अमल को वज़ा करने में नाकाम नजर आती है, जिसका मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट और मरकजी हुकूमत तो भरपूर फायदा भी उठा रही है और अम्यूज भी हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि आपने कहा ना कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की हैसियत से आप इस सारे मामले को अगर एनालाइज करें, तो ये भी कहिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में इस वक्त जो फैमिली वर्सेस पार्टी हुआ है, ये पॉलिटिकल स्टाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उससे कीप अप नहीं कर पा रही है, उसका मसला है, ये क्लियर अथॉरिटी ना होने का कोई मसला है, या फिर ये कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, पर्सनालिटीज़ की ज़ाती मफादात उसके दरमियान में एग्जैक्टली मसला है क्या?
अलीना, ये तीनों चीजें हैं। क्योंकि देखिए, बानी का भी एक मिजाज है, उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका एक मिजाज है कि वो एक अथॉरिटेरियन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करते हैं। वो इनपुट सबसे लेते हैं लेकिन फैसला वो खुद ही करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो लोगों पे बहुत ज्यादा, जिस तरह पहले कहा भी गया, ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो लोग एग्जैक्टली उनकी तवक्को पे, उनके लाएमल पे नहीं चलते हैं, उनको वो रिप्लेस कर देते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। तीसरी बात ये है कि जो पार्टी के अंदर फैसला साजी है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि वो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने करनी है, पार्टी के जो फॉर्मल लीडर है उन्होंने करनी है, बानी ने करनी है, फैमिली का क्या अमल दखल होगा, और साथ ही साथ जो उनकी हुकूमत है केपी में, उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये एम्बिग्विटी भी है और साथ ही साथ थोड़ा सा आपस में टग ऑफ वॉर और पावर स्ट्रगल भी है, कि आप चाहते हैं कि रेलेवेंट भी रहें, पावर में भी रहें, लेकिन पॉपुलर भी रहें। तो इन चीजों को वो बैलेंस करने में इतने कामयाब नजर नहीं आते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब के सवालों के साथ। वेलकम बैक। मोहम्मद अली साहब, आपसे पहला सवाल। इस तक बड़े अहम पेशरफ्त हुई है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में। ईरान ने जो माहिदा है, जौहरी माहिदा, उसका एक मुजव्वज़ा मुसव्वदा अमेरिका को थमा दिया है। क्या आप समझते हैं कि इससे जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इबहाम हैं, वो दूर हो सकेंगे? मैं समझता हूँ इबहाम का नहीं है। अमेरिका और इसराइल के अहदाफ और मकासद बिल्कुल वाज़े हैं, और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मुज़ाकरात हैं, ये सिर्फ हुज्जत तमाम करने की बात है। देखें, IAEA जो है उसके सरबराह वाजे कर चुके हैं इस बात पे कि जब से ये अमेरिका ने हमला किया था लास्ट ईयर ईरान की एटमी तंसीबात पे, उसके बाद से उन्होंने एनरिचमेंट दोबारा रिज्यूम नहीं की है। वो अभी भी IAEA का पाबंद है कि अपनी न्यूक्लियर साइट्स की इंस्पेक्शन जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन करता है। उन्होंने नहीं कहा कि इन्होंने रिज्यूम किया है। जबकि आप देखें कि जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने कल इल्जाम लगाया कि जनाब वो तो चंद दिनों के, बल्कि हफ्ते के फासले पे एटमी हथियार बनाने के। तो अमेरिका की जो सियासी मफादात और मकासद हैं और जो टेक्निकल हकायक है, उनमें तजाद पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हर गुजरते मिनट के साथ जितने बड़े पैमाने पे अमेरिका अपनी फौजी सफबंदी मशरिक वस्ता में ईरान के खिलाफ कर रहा है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं अभी आपको बताऊं कि वॉशिंगटन के एयर डिफेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका F-22 का फर्स्ट टैक्टिकल फाइटर विंग है, जो लैंगले में बेस्ड होता है, वो इन्होंने इस वक्त अभी चंद घंटे पहले तल अवीव में पहली दफा डिप्लॉय किया है। तो अब आप मुझे बताएं कि वो फर्स्ट टैक्टिकल फाइटर विंग अमेरिकन एयरफोर्स का, जिसका काम, जिसकी जिम्मेदारी वॉशिंगटन का एयर डिफेंस है, उसको डायरेक्टली टेल अवीव के एयर डिफेंस के लिए डिप्लॉय करना आपको ये साबित नहीं करता कि बराह रास्त न सिर्फ अमेरिका के अहदाफ जो हैं वो बड़े पैमाने पे ईरान के खिलाफ हमला है, उनकी क़यादत का खात्मा है, उनकी मिसाइल और एटमी तंसीबात का मुकम्मल खात्मा है, और उसके लिए उन्होंने अगली कई स्टेजेस के लिए तैयारी भी कर रखी है। तो ये मुज़ाकरात जो हैं ये एक हुज्जत तमाम करने के लिए हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। शहजाद से सवाल करते हैं। शहजाद, सरगोदा का एक वाक़या हाईलाइट हो रहा है, ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिससे मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जो कि डॉन फैसल शफकत के नाम से वहाँ पर मशहूर था, वो बैरून मुल्क गया हुआ था, कोई केस वगैरह था उसके ऊपर, 16 सफाई होने के बाद वो वापस आया सरेंडर करने के लिए, लेकिन उसके बाद उसका बेटे की वीडियो सामने आई। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मेरे वालिद साहब को सिविलियन कपड़ों में मलबूस कोई अफराद ले गए हैं। फिर वीडियो में आगे जाकर ये बताया जाता है कि शायद वो CCD के अहलकार हैं, सिविलियन कपड़ों में मलबूस। और बड़ा अजीबो गरीब वाक़या, जिसके बाद ये इत्तला आती है कि जो फैसल शफकत नामी शख्स हैं, ये एक इनकाउंटर में मारे गए हैं। ये सारा का सारा मामला, इससे मुतालिक आपके पास क्या इत्तलात हैं? और इस तरह से ये जो सरेंडर करने के लिए शख्स आए, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जी अलीना, बहुत ही तशवीश की बात है, क्योंकि यहाँ पे तो देखें उस शख्स की अपनी वीडियो मौजूद है, वो बैरून मुल्क एयरपोर्ट पर है और कह रहा है कि मैं खुद आ रहा हूँ अपने आप को सरेंडर करने, मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, कोई इंटरपोल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सरेंडर करने आ रहा हूँ। तो जो भी उसके जराइम है, मुझे नहीं पता, कत्ल किए हैं, डाके मारे हैं, डॉन है, माफिया है, अगर वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है तो इस मुल्क में एक कानून है, एक प्रोसेस है, उसके तहत उसको सजा दें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CCD की अब जो कार्रवाइयां हैं, जो मुबैना हमारे सामने जाली मुकाबले आ रहे हैं और उसमें इनकाउंटर्स की दास्तानें आ रही हैं,
मेरे ख्याल से ये अब बहुत ज्यादा तशवीशनाक इसलिए होते जा रहे हैं कि एक तो नंबर बहुत ज्यादा है, और जिस तरह के वाकयात अब हमें सुनने में आ रहे हैं इस मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से, अब तो ऐसा लगता है कि कोई लिहाज भी नहीं रहा है। मैं देख रहा था अभी पिछले हफ्ते कोई शायद एक कोई दुकान में लूटमार का वाकया हुआ था, और उसके बाद जो उसके डाकू थे उनको भी जो है वो कहा गया कि पुलिस मुकाबले में वो मारे गए। तो उसपे हिना परवेज भट्ट जो है एमपी है पीएमएलएन की, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ था कि ये पंजाब है, यहाँ जुर्म करके कोई जाएगा कहाँ। यानी कि अगर कोई डाका मारा है उसकी एक सजा है, उसके एक प्रोसेस के थ्रू सजा मिलनी चाहिए। क्या डाका मारने का सजा ये है कि उसको बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के, उसके ट्रायल के, उसको आप कत्ल कर देंगे या मुबैना मुकाबला हो जाएगा उसका? तो इस पर तो अब मैं देख रहा हूं कि एमपीएस वगैरह खुल के भी बात कर रहे हैं, और एक जैसी स्टोरीज, एक जैसी कहानियां आपने देखा अभी एचआरसीपी ने इस पे भी एक पूरी रिपोर्ट की थी, हम 2-3 इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि देखें, अब पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि ये कोई एक सिस्टमैटिक क्राइम करते हैं, एक मुनज़्ज़म ग्रुप्स हैं जिनको हम ऐसा लग रहा था कि उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमने इसमें बताया कि एक रेहड़ी वाला जिसने एक स्ट्रीट जो है एंगर में किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, गलत किया, उसको सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उसका भी मुकाबला हो गया। और अब मैं देख रहा हूं एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात यह है अलीना कि हमारे मुल्क में जो एक कहावतें होती है ना कि चौक पे लटका दो, मार दो, जला दो, फलां कर दो, ये जो कहावत है ना, ये लोग इसको जी, जो अब ये सीसीडी की कार्रवाइयों को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छा ही तो हो रहा है, ये मुजरिम तो है, इनके साथ यही होना चाहिए, इस मुल्क में कानून नहीं है। लेकिन अलीना अब मैं देख रहा हूं कि जो आप नॉइज सुनेंगे एटलीस्ट सोशल मीडिया पे, लोग सवाल कर रहे हैं कि किसी ने डाका मारा तो उसकी सजा कत्ल तो नहीं होती है, और अगर उसकी जो भी सजा है वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू मिलनी चाहिए। इसी तरीके से कोई शख्स अगर अपने आप को सरेंडर करने आ रहा है तो उसको सरेंडर करने का मौका देना चाहिए, उसके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए। ये इस हद तक बढ़ गया है कि आप देखें इस पे उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं डायरेक्टली मरियम नवाज पर, जो कि बहुत पहले उठी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ये फोर्स बनाई, उन्होंने दावा किया कि इस फोर्स से पंजाब में क्राइम खत्म किया है, वो अप्रिशिएट कर रही है। और दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो शोर मचा रहे हैं कि क्या हो रहा है इस शहर में, इस पंजाब में, कि जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब ये सवालात उठना शुरू हो गए। मरियम नवाज साहब को अब आके जवाब देने चाहिए कि क्या वो जो भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, चाहे वो असली है, चाहे वो असली इनकाउंटर्स है, चाहे वो मुबैना तौर पे जाली इनकाउंटर्स है, क्या वो इनको सपोर्ट करती हैं? क्या ये उनकी मर्जी से हो रहे हैं? क्योंकि आज हालात उनके हवाले से अच्छे चल रहे हैं। हमें पता है कि माजी में शहबाज शरीफ साहब की भी पॉलिसी थी, जब पॉलिसी बदली, हुकूमत बदली, तो उनके ऊपर इसमें मुकदमे हुए, और उस जमाने में तो चले ये एक डिक्टेटर का दौर था, वो निकल गए। लेकिन अब अगर इनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी बाद में, तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या उनके पास जस्टिफिकेशन होगी कि आपकी हुकूमत में इतने ज्यादा इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिसमें एचआरसीपी की रिपोर्ट बताती है कि 2 पुलिस एहलकार जो है शहीद हुए, बाकी जख्मी बहुत ज्यादा हुए, कुछ जख्मी हुए, लेकिन उसके मुकाबले में बड़ा एक डिस्प्रोपोर्शन है कि इतने ज्यादा जो है वो जराइम पेशा लोग इसमें मारे गए। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज साहिबा को उसको देखना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि जो फ्री हैंड दिया गया है उसमें जरूरत से ज्यादा ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, और अब तो जैसे मैंने कहा उनके एमपीए वगैरह तो खुल के कह रहे हैं कोई मुकाबला होता है तो उसमें कहते हैं कि कहां बच के जाएंगे। ऑल्सो शहजाद, ये केस तो बड़ा ही अजीब है। एक शख्स जो अपने आप को सरेंडर करने आ रहा है, मतलब कानून के आगे अपने आप को पेश करने आ रहे हैं, उसके साथ एग्जैक्टली उसके साथ इस तरह से हो जाना कि धोखे से उसको अब मुबैना तौर पे जो डिटेल सामने आ रही हैं कि उसको सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ले गए और फिर वो सीसीडी के निकले और फिर मुकाबला हो गया। राइटली पॉइंटेड सो शहजाद, थैंक यू सो मच इसके ऊपर तज्जिया तबसरा करने के लिए। मेहमल, आपसे सवाल हो रहा है रिपोर्ट से मुतल्लिक, वर्ल्ड बैंक की वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि दुनिया में कोई भी मुल्क अभी तक ख़वातीन की मुकम्मल माशी शमूलियत के लिए ज़रूरी कानूनी हुकूक फराहम नहीं कर सका और पाकिस्तान की कारकर्दगी आलमी औसत से भी कम है। आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर राय? मैं इस रिपोर्ट से जो हूँ सरप्राइज तो नहीं हुई, क्योंकि एक किताब है इनविजिबल वुमेन एक्सपोजिंग डेटा बायस इन अ वर्ल्ड डिजाइन फॉर मेन, कैरोलाइन पेरेज ने लिखी थी, और उसके अंदर उन्होंने बेसिकली एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है एक डिस्क्रिमिनेशन होती है वर्ल्ड वाइड, और लीडरशिप रोल्स में किस तरह से ख़वातीन नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी उस चीज़ की अक्कासी कर रही है, और बल्कि नंबर्स के साथ कर रही है कि जेंडर इक्वल लॉज में 67 जो है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्कोर है इस तरीके से। फिर जब वो भी गिर जाता है, जब इन्फोर्समेंट की बात होती है वो 53 पे आ जाता है। फिर जब सपोर्टिव सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं वो उस पर आता है तो फिर वो 47 हो जाती है, यानी कि एवरेज अगर आप देखें। और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें। अब पाकिस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली अलीना आप देखें कि बिल्कुल ही नंबर्स, खास तौर पे जो इन्फोर्समेंट परसेप्शन का जो नंबर है
वो 27.35 है। ये बहुत लो है और इसकी वजह हम यहाँ पर बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल विल भी नहीं है। अगर कोई कानून साजी कोई चीज़ हो भी जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। खवातीन के हकूक के लिए भी जो कोई चीज़ हो जाए, और फिर दूसरी तरफ एक शायद रिलक्टेंस भी है ठीक कि खवातीन को जो है वो बुनियादी हकूक या इक्वल जो है उनको मिले। अब चाइल्ड केयर की अगर आप बात करें, आप मुझे बताएं कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जहाँ पर डे केयर सेंटर्स होंगे कि जहाँ पर खवातीन जो है वो शादी के बाद बच्चों के बाद अपने बच्चे हालांकि लेकर कानून तो है वर्किंग लेकिन उसके लेकर ऊपर जा अमल सके। दरामद भी नहीं होता है। जी जी, अब बहुत बराबर सारे नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक्सेस टू जस्टिस एंड मेनी थिंग एल्स, मेनी अदर थिंग्स। बिल्कुल, थैंक यू सो मच महमल। मज़े साहब, दारी साहब बड़े सडनली मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और कराची के मामलात पे खुसूसी तौर पर न सिर्फ उन्होंने अब बिल आखिर इस्लामाबाद जैसी कराची की सड़कें करने का हुक्म दिया है मुर्तज़ा वहाब साहब को, 3 माह की डेडलाइन दी है, बल्कि बड़े दीगर मामलात के ऊपर भी 2-4 दिनों में हमने देखा ख़ास तौर पर वो ज़रा मामलात को देख रहे हैं खुद से ज़ाती तौर पर। दूसरी तरफ शर्जील मेमन साहब ने कल बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, कहते हैं वफाकी वज़रा कुछ साजिश कर रहे हैं वफाक में बैठ के कराची के लिए। सर ये सारा मामला हो क्या रहा है, और पहले तो ये बताएं ज़रदारी साहब इतने मुतहरिक सडनली कैसे हुए, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, कुछ ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था, और जिस तरह की हमने देखा कि जो स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ भी रही हैं, हर तरह से रही हैं, और कहीं ना कहीं इस हवाले से कुछ संजीदा गुफ्तगू भी हुई है कि जी जो वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, जो सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे कंप्लीट किया जाए। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि पहली चीज़ ये कि बड़ा अच्छी बात है ज़रदारी साहब मुतारिक हुए, क्या ज़रदारी साहब के इल्म में नहीं था कि इतने अरसे से ताख़ीर क्यों हो रही है? क्या इससे पहले इतनी मरतबा कभी उन्होंने पूछा कि तारीख़ की ये ताख़ीर की वजूहात क्या हैं? अब फिर एक वही सिलसिला, मैं कितनी मरतबा कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा ज़िंदा कर दिया। ये नहीं बन पाएगा। जो चीज़ हो सकती है वो क्यों नहीं की जाती है? जो सड़कें बन सकती हैं वो सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती? ये मैं हमेशा वही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं हम, वही K4 वही चीज़ें। ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा था और कई दफ़ा आप इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। ज़रदारी साहब सडनली इतने इंटरेस्टेड क्यों? एक इत्तलात ये थी, मुझे नहीं पता किस हद तक इसमें सदाकत थी, लेकिन ये थी कि मोहसिन नकवी साहब को कोई अहम टास्क कराची के हवाले से दिया जाने वाला है। अच्छा। और जिसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उन्होंने ये खबर भी आई थी पिछले जो दिनों, खबर आई उसमें ये भी था कि उनको किसी कमेटी में शामिल किया जा रहा है कराची के कमेटी में शामिल किया जाए, इस तरह की चीज़ें उसमें वो की जाएं ताकि कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी कंप्लीट हों। एक नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं एक टास्क डिफाइन होता? भाई सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2010 में बनना था, चलो 2013 में बन जाता। आज 2026 है, लाहौर और इस्लामाबाद के साथ शुरू हुआ था कराची सेफ सिटी। सर आपको लगता है रियासत को कराची के मामले पर खुसूसी तौर पर तशवीश इस वक्त है और इस मामले में ज़रदारी साहब कंसर्न्ड है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, चीज़ ये है कि वो वहाँ तरह तरह की चीज़ें सोची जाती हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि कराची क्या सारी लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जाए, उस तरफ कोई नहीं जाता। इस बहस में हम सियासी गुफ्तगू चले जाते हैं। अब ये मुतारिक हुए ना, अब वो जो मैंने उस दिन सुना था शर्जील मेमन साहब को कि जी हम वो जो BRT है अपना यूनिवर्सिटी रोड पे उसकी साइड रोड बना रहे हैं, पिछले 2 साल से कौन सा मिनिस्टर है जिससे मैंने ये नहीं कहा? एब्सोल्युटली। शर्जील मेमन, मुराद अली शाह, नासिर शाह कि भाई साइड की रोड्स तो बना दें, इंक्रोचमेंट तो ख़त्म कर दें। सड़कें कुशादा हैं, उन सड़कों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट नहीं करते। अच्छा, वही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं जो सालों से नहीं बनते। एब्सोल्युटली। और सर्कुलर रेलवे, K4 हम सुनते ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुतारिक हुए ज़रदारी साहब तो फिर ठोस चीज़ें करें, ठोस इक़दामात करें, और अगर वो नहीं करते तो फिर बड़े फैसले करें। बड़े फैसले क्या? नहीं, मैं ज़रदारी साहब की बात कर रहा हूँ, मैं वफाक की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, आपने कहा फिर बड़े फैसले करें, तो मैंने कहा क्या? अब एक जो दूसरी जो कंसर्न है जिसकी वजह से इन्होंने मुश्तरका इजलास भी बुलाया है, एक तो ज़रदारी साहब को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी, जो गवर्नर हाउस में जो एक पूरा एक ज़ाहिर है जो एक वो हुआ था, मीटिंग हुई थी, एक डिबेट हुई थी कराची को वो करने के लिए, उसमें ज़ाहिर है नए सूबे की जब बात आई, उस तरह की बातें हुई, तो उससे एक नई डिबेट शुरू हो गई। चीज़ ये है कि चाहे वो गवर्नर हाउस हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस हो, ये सिंबॉलिक
सिंबॉलिक होते हैं पार्लिमानी निज़ाम में। पार्लिमानी निज़ाम में न सदर के पास कोई पावर होती है उस तरह की, न गवर्नर के पास। लिहाजा गवर्नर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस को हमेशा इन बातों से दूर रखा जाता है। तो बेहतर ये है कि जो पार्लिमानी निज़ाम के बेसिक नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक ही गवर्नर हाउस रहे, उसके मुताबिक ही ऐवान सदर रहे। वो ऐसा लग रहा है कि है तो इतना सख्त कि इट हैज़ हिट अ नर्व विद जरदारी साहब, क्योंकि जरदारी साहब वो इनको इरिटेट करना बड़ा मुश्किल है, बट अगर उनको भी लग रहा है कि कोई ऐसा इरिटेंट है दरमियान में जो उनको खुद इंटरवीन करना पड़ रहा है, सो दैट्स वेरी शॉकिंग एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। अब देखते हैं आगे जी होता क्या है इस सिलसिले में। हम तो उम्मीद ये करेंगे जो भी हो कराची के लिए, कराची वालों के लिए कुछ इसमें बेहतरी निकल आए। विद दैट, अल्लाह हाफ़िज़।